हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः आप लोगों को के बीच में आज मैं मैथ का टॉपिक लेके आ गया हूं, क्योंकि आज आप लोग जानते ही हैं कि बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम जो है बहुत ही नजदीक आने वाला है। ये 17 फरवरी से स्टार्ट ही है, तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है। लेकिन हम आपको यही 15 दिन के अंदर में इतना बेहतरीन ढंग से मैथ का एनालिसिस करके बता दूंगा कि आप लोग जो है अच्छे से वहां 100 मार्क्स लेके आइएगा। ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों के बीच में मैथ का जो है पहला टॉपिक ये क्लास 10th का मैथ का जो है इकाई एक का जो है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स के बारे में। और ये जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर से आप लोगों को लगभग 8 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। और मैं आज इतना बेहतरीन ढंग से आप लोगों के बीच में ऑब्जेक्टिव को एनालिसिस करके लाया हूं, क्योंकि देखिए दो तीन दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। वही हम एनालिसिस करने के चक्कर में जो 2 से 3 दिन तक हम वीडियो नहीं डाल रहे थे। आज मैं मैथ का एक पार्ट का जो है इकाई 1 का रियल नंबर का पूरा ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। वो भी मैं बिल्कुल कम ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, आप लोग सिर्फ फोकस बनाए रखिएगा। इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और आपको अच्छे तरह से समझ में चला आएगा। तो आज मैं आप लोगों को रियल नंबर के जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है पार्ट 1 इकाई 1 से बिहार बोर्ड के 2022 के जो आगामी एग्जाम आने वाला है 17 तारीख को, तो इसमें जो है जो भी बनेगा आपको मैं पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। तो चलिए मैं ऑब्जेक्टिव को अब आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। चलिए हम जो मैं यहाँ पे इंक्लूड किया है क्वेश्चन को आप लोगों के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले तक में याद आपको जरूर करना है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और भिविया आप लोगों के बीच में ये लेकर आया, एकदम स्किप वीडियो को नहीं कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, आपका पहला पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसी को हम बोलते हैं प्रमेयिका। ये होता क्या है? तो इसका होता है सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आपको शर्त भी पूछ देता है। क्या पूछता है? 0 लेस देन आर या इक्वल टू आर, फिर आर जो है वो लेस देन बी। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो 0 जो है वह आर के बराबर हो सकता है, या 0 जो है वो आर से छोटा होगा, परंतु आर हमेशा बी से छोटा होगा। तो चलिए अब ये पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कलन विधि भी कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को कलन विधि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से केवल एचसीएफ यानी कि मौसो ही ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन से क्या किसको ज्ञात किया जा सकता है? केवल मौसो यानी एचसीएफ को ही ज्ञात किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यदि मान लेते हैं m एक पूर्णांक हो, तो यदि मान लीजिए कि m एक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक, बहुत बार ये सब टॉपिक पूछता है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में इंक्लूड करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये अच्छे से याद करके जाना है वीडियो को आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक में 2m प्लस 1। जब आपको यहाँ पे m अगर पूर्णांक ले, तब अगर क्यों लेता तो यहाँ पर m की जगह पे सभी जगह क्यों आते रहता। हम यहाँ पर माने हैं क्या? यहाँ पर हम माने हैं आपको पूर्णांक में m, तो इसलिए सब में m लगेगा। ध्यान से देखिएगा 2m प्लस 1 ये आपका विषम पूर्णांक का उदाहरण है। 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5, 2m प्लस 7 इत्यादि। इसी तरह हम ले दूसरा या करके, तो 4m प्लस में 1, फिर 4m प्लस में 3, 4m प्लस 5, 4m प्लस 7 इत्यादि। इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा। और आपको एग्जाम में यदि पूछ दे विषम पूर्णांक, आपको इसी के अंदर से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। चलिए अब देखते हैं पुनः फिर धनात्मक संपूर्णांक के बारे में देख लेते हैं। धनात्मक संपूर्णांक में देखिए क्या है, 2m, फिर है 2m प्लस 2, फिर है 2m प्लस 4, फिर है 2m प्लस 6, फिर है 2m प्लस 8 इत्यादि। इसी तरह और भी होगा। या हम मान लेते हैं फिर 4m प्लस 2, 4m प्लस 4, 4m प्लस 6,
4m+8 इत्यादि। ये सब जो मैंने आपको इंक्लूड किया है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक पूछा गया उसी से इंक्लूड किया हूं, बार बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। बहुत ही भिविया है ये टॉपिक कि यदि मान लीजिए x⁻n+1 का एक गुणज x+1 हो तो n एक विषम पूर्णांक होगा। यानी कि याद रखिएगा कि x⁻n+1 का एक गुणज अगर मान लीजिए x+1 है तो n जो है आपका क्या होगा, तो एक विषम पूर्णांक होगा। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम संख्या के बारे में हम लोग जो है छठा 6 क्लास 7 क्लास 8 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां भी क्लास 10th में भी जरूरत होती है। इसलिए इतना ही नहीं, ये जो टॉपिक है आपका सम विषम अभाज्य, ये आपको 14 लेसन जब पढ़ाया जाएगा, सांख्यिकी एस्थेटिक्स जब पढ़ाया जाएगा उसमें भी काम देगा ये। तो देख लीजिए सम संख्या क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें है 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इसी तरह 2 2 जोड़ते जाइए आगे बढ़ता जाएगा तो वो सम संख्या हो जाएगा। सम संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। चलिए अब विषम संख्या को देख लेते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसमें 2 से भाग कदापि ना लगे। 2 से भाग कभी भी नहीं लगेगा विषम संख्या में। उदाहरण के तौर पर देखिए विषम संख्या स्टार्ट कहां से होता है, तो 1 से होता है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, इसी तरह 25 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए ये विषम संख्या के बारे में जान गए होंगे। चलिए अब देखते हैं अभाज्य। एकदम नेसेसरी तौर पे आपको अभाज्य संख्या आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे 2 नंबर आपका रखा हुआ है, 2 नंबर नेसेसरी आपको पूछा ही जाएगा एग्जाम में। इसलिए इसे अभाज्य संख्या को मैं 1 से लेकर के और 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या होता है और उसको मैंने लिख दिया हूं और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए अभाज्य संख्या पहला क्या होता है, अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होता है, 2 से स्टार्ट होता है। एक चीज याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए सम अभाज्य संख्या कौन सा होती है, तो 2। सम अभाज्य संख्या कौन होती है, 2। इसे याद कर लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2। यानी कि अभाज्य संख्या 2 से ही स्टार्ट होता है। और मैं यहां से लेकर के पूरा 1 से लेकर के 1 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्या को लिखा हूं। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए। 2 मार्क्स 2022 के बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए पहला है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। ये आपको कुल मिला के 25 अभाज्य संख्या है। आप इसे याद कर लीजिएगा, एकदम जरूरी है आप लोगों के लिए। ये एग्जाम में मिलेगा, इससे 2 ऑब्जेक्टिव, सिर्फ अभाज्य संख्या से आपको 2 ऑब्जेक्टिव मिलेगा वहां। आप देखते हैं लास्ट है पॉइंट आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो वो स्टार्ट होती है वह 4 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसे भी याद रखिएगा। आपको जो भी मैंने इसमें टॉपिक को इंक्लूड किया है सारा का सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। चलिए अब मैं इसी तरह पुनः इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता हूं, इकाई 1 का ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये भी प्रश्न आपका है ये बहुत, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए पहला क्या है, 2 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ अर्थात मौसवा क्या होता है, तो 1 होता है। यानी 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसवा कितना, 1। अगला पॉइंट है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसवा कितना होगा, यानी एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा। यानी कि जितना भी अभाज्य संख्या लीजिए सबका एचसीएफ 1 ही आएगा। जितना भी लगातार अभाज्य संख्या लीजिए उसका एचसीएफ 1 ही आएगा। फिर देखिए तीसरा पॉइंट भी है, 2 लगातार संख्याओं का मौसवा यानी एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा। 2 लगातार संख्या, कोई भी लगातार संख्या 2 लीजिएगा उसका एचसीएफ 1 ही होगा। फिर चौथा पॉइंट है 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ। अगर आप लगातार 2 विषम संख्या लेते तो उसका भी एचसीएफ 1 ही होगा। अब आगे वाला पॉइंट, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 2 क्रमागत, क्रमागत माने लगातार
दो क्रमागत यानी लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसो कितना होगा। यदि आपको दो लगातार सम संख्या पूछ दे तो उसका एचसीएफ 2 होता है, इसे याद कर लीजिएगा। दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। अगला देख लेते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसो यानी कि एचसीएफ कितना होता है 2। अब देखिए इसको देख लेते हैं। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो होता है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो होता है 2। तो देखिए 4 और 2 का जो एचसीएफ निकालिएगा कितना होगा, 2 की जगह 2 इकाई, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं 4 की जगह 2 गुने 2, तो दोनों में क्या मिला 2, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कितना 2। यानी कि इसे याद कर लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ यानी कि मौसो कितना होता है, तो वो उसका हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर। जो जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम मिस नहीं कीजिएगा, इसकी वीडियो को नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप एग्जाम में बहुत ही पछताओगे। क्योंकि पार्ट 1 से आपको 8 से 10 ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो कि बहुत ही आसान है, तो इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है प्रश्न आपका, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं है तो ए और बी का एचसीएफ कितना होगा। एक जहां आपको अभाज्य संख्या बोलते चाहे पी क्यों ले ए बी ले, अगर अभाज्य संख्या बोले तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा। आगे देखते हैं पॉइंट उसी पर आधारित। आगे देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लीजिए कि एक संख्या ए है एक बी है, तो इसका ए और बी का जो गुणनफल है कितना होगा, तो इसका होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी बिंदु से जो है हम एक प्रश्न को नीचे लिया हूं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है यानी कि 2166 है एवं उनका मौसो 19 है यानी कि एचसीएफ 19 है, तो उनका लॉसो यानी कि एलसीएम ज्ञात करिए। तो सिंपल है, इसमें क्या कीजिएगा, बहुत ही आसान है। ये 2166 दिया हुआ है, इसमें 19 से आप क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो यहाँ कीजिएगा तो 19 इकाई कितना होगा 19, यहाँ पे घटाइएगा कितना आएगा 2, फिर 6 उतारिएगा, फिर लगेगा 19 इकाई 19, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपको तो 7 आएगा, और ये कटेगा फिर आएगा 6, तो 19 चौक कितना होता है 76, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट। ऐसा आपको लघुतरिया भी प्रश्न देखने को मिल सकता है, आप लघुतरिया प्रश्न भी यहाँ पे आप यही फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी तरह के लेता हूं, आप परमेय और अपरमेय के बारे में, इससे भी आपको 2 से 3 प्रश्न बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चलिए अब परमेय संख्या को देख लेते हैं। पहले परमेय होता क्या है, देखिए परमेय जो होता है वो P बटे Q के रूप में होता है, जहां याद रखिएगा Q बराबर कभी भी 0 के नहीं होगा, इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं परमेय संख्या कौन कौन सा है। मैं जितना भी लिया हूं आप लोगों का प्रीवियस ईयर का सब जो पूछा गया उसी को मैं लिया हूं, ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वहां ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए यहाँ पे पहले दिया है रूट दिया हुआ है आपका रूट 12/3, ये परमेय है, बिल्कुल परमेय है, क्योंकि देखिए यहां से रूट 12 और यहां पर दिया है रूट 12 अब बटे में रूट 3। देखिए हम रूट को लिख सकते हैं, इसको 12 को रूट 3 गुने रूट 4, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, नीचे में रूट 3 कटेगा, तो इसमें से देखिए 4 में से 2 निकल जाएगा, तो ये परमेय संख्या है। 7/5 भी परमेय है क्योंकि P बटे Q के रूप में है। देखिए यहां से रूट में देखिए क्या है 25 में ये 5 आपका निकल जाएगा, तो ये रूट 25 भी क्या है आपका परमेय संख्या है। उसी तरह रूट 9 भी परमेय है, और उसी तरह आगे देखिए तो रूट 1/144 भी परमेय होगा, क्योंकि 1 निकल जाएगा और ये 144 का कितना निकलेगा 12 निकल जाएगा, 16 में देखिए 4 निकल जाएगा। यानी देखिए एक सिंपल सी बात है कि जो रूट के अंदर से निकल जाए बाहर वो आपका परमेय संख्या होगा, जो रूट के अंदर रह जाएगा वह अपरमेय संख्या होगा। आगे कुछ और उदाहरण है, देखिए यहां से 2√3/3, तो देखिए यहां से जो है यदि हम इसको काट देते हैं √3 तो क्या बचेगा 2 ही, तो ये पूरे संख्या आपका परमेय संख्या कहलाएगा। उसी तरह यहां भी देखिए 2√2/2, अगर इसको भी काट देते हैं तो ये 2 बचेगा कहला, अर्थात ये पूरा 2√2/2 ये परमेय है। उसी तरह देखिए यहां से 64 में से 8 निकल जाएगा, 49 में 7 निकलेगा,
ये निकल गया रूट से बाहर, इसका मतलब ये है कि ये परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे परिमेय क्या है। फिर उसी तरह कुछ और भी होता है जो पॉइंट में दशमलव में होता है, जैसे 2.7 परिमेय संख्या है, 3.27 परिमेय संख्या है, 3.6 पे पावर जो है ये रेकरिंग वार दिया गया, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। और उसी तरह 3.2 पर यदि हम रेकरिंग रख दे तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, उसको देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या है, देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, बहुत बार पूछा जाता है और ये आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। पाई को किसी भी संख्या के साथ गुना भाग करेंगे तो वो अपरिमेय ही रहेगा, तो पाई/3 भी अपरिमेय है। देखिए पहले मैं बता चुका हूं कि जो रूट से बाहर निकलेगा परिमेय, जो नहीं निकले अपरिमेय। तो रूट 2 हो गया, √3 हो गया, √7, तो ये सब जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय है। अब जो यहाँ देखिए 6 और -√3, अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में जो है किसी भी अपरिमेय संख्या में एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़े घटाए गुना करे भाग करे कुछ भी करे वो अपरिमेय ही निकल के आएगा। तो इसका मतलब है 6 -√3 अपरिमेय संख्या, 3 + √5 अपरिमेय संख्या, √2 बटे में √3 अपरिमेय संख्या, √2 गुने √3 अपरिमेय, √3 और बटे 5 अपरिमेय और 2√3 अपरिमेय संख्या। इसको आप अच्छे समझ गए होंगे, क्योंकि यदि हम किसी भी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़े घटाए गुना करे भाग दे कुछ भी करेंगे तो वो हमेशा अपरिमेय ही निकल के आएगा। तो जितना भी मैं ये उदाहरण लिया हूं सारा अपरिमेय है और ये सारा आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। आगे इसी तरह के देखिए कुछ हेडिंग लगा के मैं पॉइंट को नोट आउट किया था। इसमें क्या है देखिए कि 2.66 ... अगर आपको दशमलव के बाद डॉट में मिलेगा तो वह भी अपरिमेय संख्या होगा। 3.17 ... है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। 4 1 5 6 3 ... यह भी एक आपका अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद कोई भी संख्या डॉट में रहे वह अपरिमेय संख्या होगा। तो आप अच्छे तरह से परिमेय और अपरिमेय समझ गए होंगे। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली इससे आपको 3 नंबर पूछेगा परिमेय और अपरिमेय से। आगे देखिए इसमें कुछ और भी पॉइंट्स आउट किया है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होगी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी, तो अनंत। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, तो अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, तो अनंत होगी। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। एक शून्य परिमेय, ध्यान से सुनिएगा, एक शून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा हमेशा अपरिमेय। एक शून्य परिमेय संख्याओं और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए देखते हैं अगला। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे एग्जांपल दिए हैं यहाँ, √2 गुने √3। देखिए √2 भी अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय, इसका गुना भी करेंगे तो अपरिमेय ही निकल के आएगा। और एक चीज याद रखिएगा, दो समान अपरिमेय संख्या होगा तो वो परिमेय होगा। कैसे, तो देखिए दो समान अपरिमेय, देखिए √3 ये भी आपका जो है दो समान अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो √3 गुने √3 ये 3 निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। इसे याद रखिएगा थोड़ा। तो इसको याद रखना कि यदि दो अपरिमेय संख्या को गुणनफल अगर करेंगे, अलग अलग होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। समान होगा तो परिमेय हो जाएगा, वो आपका क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। जैसे कि √2 है और यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का घटाव करें, जोड़ें, गुना, भाग, जो भी करेंगे हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को चाहे जोड़ दे, घटा दे, गुना करे, भाग करे, वो हमेशा अपरिमेय निकल के आएगा। देखिए कुछ एक उदाहरण लेके बताया हूं। देखिए एक है यहाँ पे प्रश्न, इनमें कौन विजातीय संख्या है। विजातीय में से अलग ढूंढिएगा, अलग कौन सा है। ए में देखिए 3/5, बी में है √16/25, सी में है √2/5 और डी में है 25/4। तो देखिए इसमें से अलग कौन है,
देखिए 3/5 परिमेय है, रूट 16/25 भी परिमेय है। क्यों? क्योंकि 16 में से 4 निकलेगा, 25 में से 5 निकलेगा, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। और रूट 2/5, देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, अलग हो जाएगा यही, क्योंकि ये अपरिमेय है, ये ऑलरेडी परिमेय 25/4 परिमेय है। देखिए 3 परिमेय है, एक अपरिमेय है। तो पूछ रहा है विजातीय, हमें विजातीय में से आपको अलग निकालना है। अलग कौन सा है? देखिए ए में है परिमेय है, बी में परिमेय है, डी में परिमेय है, लेकिन सी में आपका अपरिमेय है, इसलिए आपका हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या, एक विजातीय संख्या होगा। फिर देखिए एक अलग प्रश्न इसी तरह के लिए कि इनमें कौन अलग है? अलग कौन है? तो देखिए 2/3 परिमेय है, 25/49 रूट में है, जो ये भी परिमेय होगा। और रूट 11 ये अपरिमेय है, डी में दिया है 7/3 ये परिमेय है। तो देखिए ए बी डी में परिमेय है, लेकिन आपका सी अलग हो जाएगा क्योंकि ये अपरिमेय है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। महत्वपूर्ण जो भी बिंदु आपको हमें मिले हैं वो सब आपको आज बता देंगे। और इकाई 1 से क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से जितने भी बिहार बोर्ड के एग्जाम 2022 में मिलेंगे, आपको एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग सिर्फ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऐसा भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा, आप इसे भी पढ़िएगा, बहुत इजी है, वो 10 सेकेंड में क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है 0.7 पर रेकरिंग है, यानी कि वार इस पर दिया गया, तो इसका मान क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, 7 लिख लीजिए, एक ही ना संख्या पर रेकरिंग है, तो इसके नीचे में एक 9 दे दीजिए, इसका आंसर हो गया 7/9 इसका आंसर। देखिए इसी तरह मैं कुछ प्रश्न लेके आया हूं यहाँ पे कि 0.3 पर रेकरिंग रहेगा तो उसका क्या मान होगा? तो देखिए 0.3 पर रेकरिंग रहे तो 3 को लिख लेना है। कितने अंक पर है रेकरिंग? 1 अंक पर, तो 1 नीचे 9, इसको अगर काटना होगा तो काट के निकलेगा 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह जो है आपका 0.6 पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब है कि 6 को आप लिख दीजिए, और एक ही अंक पर है रेकरिंग, तो 1 9, इसको काटिए 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, अर्थात इसका 2/3 हो जाएगा। पुनः मैं इसी तरह कुछ प्रश्न और भी लिया हूं कि देखिए यहाँ पे 0.23 पर रेकरिंग है, तो यहां पर क्या करेंगे? 23 लिख लेना है, और देखिए कितने अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर, तो नीचे 2 9 लीजिए, इसका आंसर हो गया फाइनल, बस इसका यही आंसर होगा। फिर एक इसी तरह मैं लिया हूं 0.27 पर रेकरिंग है, तो इसका 27 लिख लीजिए, और नीचे देखिए कितने अंक पर रेकरिंग दिया गया? 2 अंक पर, तो आप 2 9 लीजिए। अगर ये कट रहा है तो काटिए, अगर यहीं पे आंसर मिल गया तो छोड़ देना है, नहीं तो इसको काट के देख लीजिएगा। काटिएगा तो देखिए 9 से काट के देखिए इसको, 9 तिया 27, 9 से इसको काटिएगा तो 11, 9 इकाई 9, 9 इकाई 9, तो हो जाएगा ये 3/11, अर्थात इसका जो मान है आपका ये निकल जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस पॉइंट को, इस तरह के प्रश्न को कैसे हम निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को, अगर मान लीजिए 8 पे पावर 0 है गुने 2 पे पावर 0 है, तो इसका मतलब किसी भी संख्या के ऊपर में पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। 8 पे पावर 0 इसका मान 1 गुने 2 पे पावर 0 इसका मान 1, अर्थात 1 गुने 1 बराबर 1, इसका मान आपको इतना निकल जाएगा। यदि आपको इतना का मान पूछा जाए तो देखिए ये भी क्लियर है, 7 पे पावर 0 तो इसका मान 1 गुने 2 बराबर 2। फिर उसी तरह यहां भी दिया गया है 2 पे पावर 0 तो इसका मान 1 होगा, गुने दे देंगे। फिर 3 पे पावर 0 तो इसका भी मान 1 बटे में 2, तो 1 कितना हो जाएगा? 1/2, इसका मान इतना चलाएगा। तो आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ये जो मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूं, ऐसे ही नहीं ला रहा हूं, पूरा 2009 से, जब से बिहार बोर्ड का सिलेबस चेंज हुआ तब से जो भी ऑब्जेक्टिव जहां से बना है, मैं वहां से क्वेश्चन में का सारा इंक्लूड करके बता रहा हूं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको पार्ट 1 वास्तविक संख्या से आपको 100% मिलेगा, और इसमें से एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। ये आपको कितना पूछा जाएगा? तो 8 से 10 प्रश्न इससे ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिलता है। तो आप इस पार्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसमें लगाएंगे, अभाज्य संख्या से ही लगाना है। तो अभाज्य संख्या देखिए 3 से इसमें नहीं लगेगा ना, 2 से लगेगा, 5 से लगाइए, 5 इकाई 5 0 रखिए, फिर यहाँ पर रखिए 5 इकाई 5, फिर देखिए 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगाइए, 7 से लगाइएगा तो 7 इकाई 7,
3 निकल जाएगा इधर, 0 आ जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 निकलेगा, 7 तिहाई 21, फिर इसको 11 से लगाइए, 11 से लगाइएगा तो 11 का 11, 14 से 11 का 3, ये 3 आ जाएगा, फिर 11 तिहाई 33 हो जाएगा अर्थात 3, फिर आ गया कितना, ये 13 आ जाएगा, 13 का 13, अर्थात 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3 4, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा आपको आंसर। फिर देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितने हैं, तो 96 के पहले हम गुणनखंड करते हैं। 96 का गुणनखंड जब आप कीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, चलिए देखते हैं इसको। 96 का गुणनखंड करने पर जो है 2 का घात कितना आने वाला है, तो देखिए 2 से इसको भाग देना है। अगर 2 का घात पूछ रहा है तो 2 ही से उसका गुणनखंड करते जाइएगा। 2 से कीजिएगा तो 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से कीजिए 2 2 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कीजिए 2 इकाई 2, 2 2 4, फिर 2 से कीजिए 2 6 12, 2 से कीजिए 3, अर्थात हमको 3 लेना नहीं है। 2 देखिए कितना बार इसमें आया, तो 1 2 3 4 5, तो 2 पर घात कितना हुआ, 5, अर्थात 96 में जो है 2 का घात कितना आएगा, आंसर हो जाएगा आपका 5। और अगला पॉइंट देखते हैं, ए और बी अभाज्य संख्या के लिए एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या होता है, तो ए गुना बी होता है। तो आपका ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़िएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, ये जो है आपका लास्ट टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूं, शांत और अशांत के बारे में। इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बिहार बोर्ड और 2022 के एग्जाम में आपको पूछा भी जाएगा, इसलिए आप शांत और अशांत को एक बार अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। बस एकदम आपको ध्यान इधर देना है और आप अच्छे से सीख जाइएगा। देखिए शांत वैसा संख्या होगा जो हर होता है, यानी कि अंश और हर का यदि गुणनखंड जब हम करेंगे गुणनखंड, तो उसमें आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए केवल, या केवल 5, नहीं तो 2 और 5 दोनों आएगा। तो जिसके हर में 2 5 या अकेला 2 या अकेला 5 आता है तो वो आपका शांत होगा। तो देख लीजिए इस यहाँ पे देखिए 3/8 शांत है, तो इसका देखिए गुणनखंड यदि आप करते हैं, 2 से कीजिएगा तो 4 आएगा, 2 से कीजिए तो 2 आएगा, अर्थात देखिए इसका गुणनखंड क्या आएगा, 3/2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए इसके नीचे में कितना चला आया है, 2 ही आया है, इसलिए आपको 3/8 शांत है। फिर उसी तरह देखिए 6/15 क्या शांत है, तो देख लेते हैं इसको। देखिए 6/15 इसको काटिएगा 3 से तो कितना आएगा, 3 से काटिए तो 2, 3 से काटिए 5, तो देखिए 2/5 हर में कितना आया है, 5 केवल, इसलिए आपका 6/15 भी आपका क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा, क्योंकि देखिए काटने के बाद नीचे कितना आया है, सिर्फ 5। फिर उसी तरह देखिए 13/125 क्या शांत होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 125 का गुणनखंड क्या होता है, 5 गुने 5 गुने 5। इसका कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से तो 13/5 गुने 5 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 13/125 भी आपका शांत ही होगा। फिर उसी तरह देखिए 75/625, आप जानते ही होंगे 75 को रहने दीजिए, ऊपर में हमको हर से मतलब है, तो हर का गुणनखंड कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, अर्थात इसका हो जाएगा 75/5 पे पावर 5। देखिए नीचे खाली यहाँ पे क्या बचा है आपको, सिर्फ 5 ही, यानी कि 5 पे पावर 4, अर्थात कितना आ गया, केवल 5 है, इसलिए ये भी आपका 75/625 भी शांत है। अब एक आपको यहां देख लीजिए, इसे आप लोग को मिटा देता हूं, आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब इसको थोड़ा मिटा करके देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन करके। ये भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि क्या ये जो दिया गया है शांत है कि अशांत है। देखिए 2 पे पावर 3, नीचे हर को देखना है आपको, ऊपर अंश में नहीं देखिए, नीचे हर में देखकर ही समझ जाइएगा कि ये शांत है कि अशांत। 2 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 2 गुने 7 पे पावर 3, क्या ये शांत है? तो देखिए इससे तो नहीं लग रहा है कि शांत है, लेकिन हम इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 343 का यदि आप गुणनखंड कीजिएगा तो 7 गुने 7 गुने 7, अर्थात लिख सकते हैं इसको 7 पे पावर कितना 3, तो इसका है मान 7 पे पावर 3, और इसका आ जाएगा 2 पे पावर 3, 5 पे पावर 2, 7 पे पावर 3। तो देखिए 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, और नीचे में कितना होगा 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, अर्थात देखिए नीचे में केवल 2 ही बचा और 5 ही बचा है, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत ही होगा। तो ये शांत, जितना भी मैंने उदाहरण लिया आपको शांत बताया। किसी भी कोई भी संख्या अगर
अंश बटे हर के रूप में है तो उसका हर का गुणनखंड करना है। यदि 2 आया केवल, यदि केवल 5 आवे या 2 5 दोनों आवे तो समझ लीजिएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शांत। यदि इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो वो अशांत होगा। जैसे कि अशांत का मैं एक उदाहरण लिया हूं 11/15। तो देखिए 15 के यदि आप गुणनखंड करते हैं तो कितना कीजिएगा, 3 × 5 = 15। देखिए इसका आने पर क्या हो जाएगा, 11/3 × 5 आएगा। तो देखिए 5 तो आया लेकिन एक अदर नंबर आ जाता है 3, इसलिए ये आपका ये 11/5 हो जाएगा अशांत। फिर उसी तरह देखिए 343 में 7 × 7 × 7 हर का गुणनखंड करने पर ये इस तरह से आएगा, इसलिए ये भी अशांत। और 210 नीचे हर में है तो इसको देख लेते हैं क्या, 77/210 आपका शांत है। तो पहले 210 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर सिंपल देखिए अगर हम इसको 21 में लगाएंगे 3 से कीजिए 3 × 7 = 21 0, और फिर 7 से लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10, और फिर कीजिए 2 से तो कितना आ गया यहाँ पे। तो देखिए इसका गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आया, तो 3 × 7 × 2 × 5, अर्थात देखिए 2 5 आया लेकिन इसके अलावा भी आ गया है 3 7 भी, इसलिए ये भी आपका 77/210 आपका क्या हो जाएगा, अशांत। तो आज का जो प्रश्न मैंने जितना भी इंक्लूड आप लोगों के बीच में किया, आपको यही इसी वीडियो से आपको 10 नंबर आपका फिक्स है। आज ये पूरा वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आपको 2022 के जो 17 फरवरी का जो एग्जाम आने वाला है मैट्रिक का, इसमें आपको इससे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आपका यह जो है लेसन 1 पूरी तरह से हम कंप्लीट कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव से। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट लेकर के इसी तरह का एनालिसिस करके वीडियो को लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।